बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां पर हम बात करते हैं बहुजन साहित्यकारों की, बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किसी किताब के ऊपर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम मोतीलाल आलमचंद्र जी है। उनकी अभी कुछ दिनों पहले एक किताब आई है सांचीदान, जिसका रिव्यू आप चाहें तो बहुजन साहित्य के चैनल पर आप देख सकते हैं। मैं सर प्रश्नों से ही सीधे शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी थोड़ा सा चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें, क्योंकि जो अपनी जो जनरेशन है उसको समझ में आना चाहिए कि आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीते हुए भी समाज के लिए काम कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी कैपेसिटी के अंदर समाज के लिए जो काम कर रहे हैं किताब लिख के, क्योंकि मैं दर्शकों को ये बता दूं कि मोतीलाल सर की ये पहली किताब नहीं है, ये चौथी किताब है उनकी। बाकी किताब के भी रिव्यू हम करेंगे आने वाले कुछ समय में। तो किस तरीके से आप अपनी पर्सनल कैपेसिटीज में जॉब करते हुए, वो भी एक सरकारी महकमे में काम करते हुए, आप किस तरीके से समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगा सर, आज के समय में जब लोग हर चीज को इस नजरिए से देखते हैं कि उनको व्यक्तिगत लाभ क्या पहुंचेगा, उस समय में आपने इस विषय को किताब लिखने के लिए क्यों चुना? नमस्कार दोस्तों, जय भीम। एक्चुअली ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जो अभी तक छुआ नहीं गया था। एक्चुअली इसकी जो इस विषय पर जो मैंने किताब लिखी है धम्म लिपि के ऊपर, सम्राट अशोक की लिपि है और ये बहुत पुरातन काल से चली आ रही। सम्राट अशोक के काल में इसको एक विकास विकसित रूप और एक वैज्ञानिक रूप के देकर उसको स्थापित किया गया। इस लिपि को लगभग 182 साल पहले जेम्स प्रिंसेप साहब ने पढ़ लिया था और इस लिपि को अभी तक हमारी कक्षाओं में, हमारी क्लासों में, हमारे कॉलेजों में आ जाना चाहिए था, लेकिन इस लिपि की काफी उपेक्षा की गई और अभी भी हालत है कि अधिकांश लोग इस लिपि को नहीं पढ़ पाते। मैं सांची के आसपास मेरी पदस्थापना रही है, तो जब मैं सांची लगभग वहां कई बार जाना होता था मेरा, तो वहां पर जो लिपि है तो गाइड उस लिपि को नहीं पढ़ पाते थे। तो पर्यटक या उपासिका गण जो वहां पर जाते थे, लिपि नहीं पढ़ने के कारण उनको वहां से जितनी संतुष्टि स्तूप देकर मिलनी चाहिए थी, जितना ज्ञान वहां से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि जो लिपि यहाँ पर पत्थरों पर, शिलाओं पर खुदी हुई है, इस लिपि के बारे में रिसर्च की जाए और इस लिपि को पढ़कर लोगों को समक्ष में यह लाया जाए कि इस लिपि के माध्यम से यहाँ पर क्या प्रदर्शित किया गया है, क्या लिखा गया है। इसी जिज्ञासा ने मुझे यह किताब सांचीदान लिखने के लिए प्रेरित किया और मैंने इस पर रिसर्च करके किताब लिखी। जी जी, काफी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि इतनी प्राचीनतम भाषा को आप आम जन के बीच में आप इतनी आकर्षक तरीके से लेकर आए हैं। यहाँ पर सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि वहाँ के जो गार्ड्स थे या वहाँ के जो गाइड हाँ, जो जो गाइड्स हैं वहाँ पर, जी वो जी भी इस धम्म लिपि को नहीं जानते। तो इसका प्रभाव जी वहाँ पर जो आने वाले जो पर्यटक लोग थे उन पर क्या पड़ता होगा, इसका प्रभाव? एक्चुअली गाइड वो उस लिपि को जानते नहीं है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। जी जबकि स्तूप की वेदिकाओं पे 400 से अधिक अभिलेख खुदे हुए हैं। मैंने इस किताब में 400 से 12 से अधिक अभिलेखों का संग्रह किया जो दृष्टिगोचर है बाहर, और जी भी अधिक अभिलेख हैं जो संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो इसमें आप यदि प्रॉपर उसको गाइड नहीं कर पाएंगे, जो भी पर्यटक वहां बड़ी उत्सुकता लेकर पहुंचता है और लिपि को वो नहीं पढ़ पाते, गाइड उसको नहीं बता पाते, तो उनमें एक अंदर से जितना उत्साह रहता था, उस उत्साह से वो जानने के लिए, समझने के लिए वहां पर ऊपर जाते थे, वो उत्साह में थोड़ी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो मुझे लगा इस लिपि को पढ़ना चाहिए, तो अच्छा, इस लिपि को पढ़कर आप जी मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो लोग वहां जाते थे वो केवल इमारत जी को देखकर वापस आ जाते थे, जो उसकी ऐतिहासिक जी प्रामाणिकता है उसको समझने में वो कैपेबल नहीं थे, क्योंकि जब वहां पर जो चीज लिखी बिल्कुल। थी वहां वो पे उसको। चित्रकारी की गई है, उसको तो गाइड समझा देता था आराम से। हाँ भगवान बुद्ध के जीवन से काफी चित्रकारी की गई है, तोरण द्वार से बड़े खूबसूरत है।
लेकिन जो लिपिबद्ध चीज है उससे वो अनभिज्ञ रहते थे। अच्छा। तो जो लिपिबद्ध जो ज्ञान है उससे अनभिज्ञ रहने के कारण मेरे अंदर यह प्रेरणा जागी कि इसको भी पढ़कर इसको प्रचलन में लाना चाहिए। अब आसानी से इस किताब के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जी। बिना गाइड के माध्यम से भी, किताब में मैंने बिल्कुल स्पष्टता किया है कौन से द्वार से कौन से पिलर या स्लैब पर यह अभिलेख खुदा हुआ है। किताब के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो एकाध सप्ताह इस किताब को अच्छे से पढ़ ले तो अभिलेख तक पहुंच सकता है, कौन सा अभिलेख किस शिला पर कुछ वेदिका की किस स्लैब पर खुदा हुआ है। तो इसके अच्छा। लिए बड़ा महत्वपूर्ण हुआ नए पर्यटक के लिए जो वहां पर घूमने जाए। हाँ बिल्कुल, इस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पर जो लिखा हुआ है एटलीस्ट वो तो आप समझ के पढ़ पाएं। सर, जी मेरा जी। दूसरा प्रश्न जो है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धम्म लिपि बहुजन समाज के लिए आज की डेट में क्यों सीखना ज़्यादा जरूरी है? यह लिपि एक्चुअली हमारी सांस्कृतिक विरासत से हमको जोड़ेगी। अच्छा। इस देश में सबसे प्राचीन जो लिपिकीय साहित्य लेखन का साहित्य है वो हमारे पुरखों का है, हमारे पूर्वजों का ठीक। है। और अभी जो भ्रांति दी गई है कि हमारे बंधु जो कम पढ़े लिखे या आरक्षण का एलिगेशन लगाया जाता है इसके आधार पर लोग आगे आ जाते हैं, उन लोगों के लिए जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं उनके लिए एक तरह से ये प्रमाण है कि हमारा लिपि का विकास इस देश में हमारे पुरखों ने। अच्छा। सम्राट अशोक के पूर्व लिपि उतनी विकसित नहीं थी, ना उतना अच्छा लेखन था। इस देश में लेखन की परंपरा सम्राट अशोक के शासनकाल से प्रारंभ होती है। उसके पूर्व भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं। जो वैज्ञानिक लिपि खोजने का या इजाद करने का श्रेय सम्राट अशोक के शासनकाल को जाता है। और इसी लिपि के कारण जो धम्म लिपि है, सम्राट अशोक ने अभी अपने अभिलेखों में इस लिपि को धम्म लिपि का है। और यही धम्म लिपि भारतीय मूल की समस्त भाषाओं की लिपियों की जननी है। मैं इस लिपि को मदर स्क्रिप्ट कहता हूँ, माँ है सभी भाषाओं की लिपियों। ये भारतीय भाषा परिवार की लिपियों की भी माँ है, द्रविड़ भाषा परिवार की लिपियों की माँ है। मतलब इसी लिपि से भारतीय मूल की जितनी भी भाषा है इसी लिपि से उनकी लिपियां विकसित हुई है। जी। तो यह लिपि बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी आधारशिला है लिपि की। और यह लिपि हमारे पुरखों के द्वारा इजाद की गई है, लेखन की शैली हमारे पुरखों के द्वारा इजाद की गई। जो वंचित वर्ग के लिए एक ये बूस्टर का काम करेगी कि हमारे पुरखों ने ही देश में लेखन की परंपरा विकसित की है और हम ही सबसे पहले ज्ञानवान पुरुषों के वंशजों के बुजुर्गों के उन्हीं की पीढ़ियों की हम संतान। तो हमारे जो वंचित तबका है उसको मोरल बूस्टअप देने के लिए तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए इस लिपि का अध्ययन, इस लिपि का प्रचलन, इस लिपि का जानकार होना बहुत और। सर, मेरा तीसरा प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये है कि जब हम धम्म लिपि की बात करते हैं तो उसके साथ ही पाली जी भाषा और उसके साथ ही प्राकृत भाषा, इन तीनों का, और जी एक और है ब्रह्मी लिपि, इन चारों का वर्णन जी होता है। और ये चारों, जहां तक जी मैंने पढ़ा है, ये चारों समकालीन हैं, या फिर कई विद्वान ये भी कहते हैं कि पहले प्राकृत भाषा थी, बाद में पाली भाषा आई, जी उसके बाद जब जी सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में इस भाषा का प्रयोग किया और धम्म का विस्तार हुआ इस भाषा के माध्यम से, तब ये धम्म लिपि कहलाई। जी तो इसमें कितनी सच्चाई जी। है, ये आप मुझे, हमारे दर्शकों को जरा एक्चुअली मैं दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्राकृतिक भाषा है, पाली भाषा है, ठीक। धम्म लिपि है। मतलब प्राकृतिक भाषा को या पाली भाषा को सम्राट अशोक ने लिपिबद्ध किया धम्म लिपि। सम्राट अशोक ने एक्चुअली 4 लिपियों का उपयोग किया था अपनी राजज्ञाओं के लिए। धम्म लिपि जो अभी हमारे जो प्रचलन में इसका नाम ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी शब्द किसी भी जगह हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी खरोष्टी लिपि के नाम से आप लोग परिचित होंगे। खरोष्टी लिपि को सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में ध्रम लिपि कहते हैं, ध्रम लिपि। भ्रम इस लिपि। लिपि के ध्रम 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 धा लिपि। धाम नीचे रिकार, हाँ अच्छा। ध्रम लिपि। इस अभिलेख इस लिपि के 2 चतुर्थ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, दोनों पाकिस्तान में है, साहिवाजगढ़ी और मानसेरा। और एक अभिलेख जो मिला कांधार द्विभाषीय है, उसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया, अरमाइक और ग्रीक। इस प्रकार 4 लिपियों का प्रयोग सम्राट अशोक ने किया है। और अशोक ने जो भारत में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए वो धम्म लिपि में ही प्राप्त हुए हैं। और धम्म लिपि शब्द ही सम्राट अशोक ने अपने हर चतुर्थ शिलालेख में कई बार किया है। धम्म लिपि वहां पे बड़ी की मात्रा या धम्म लिपि
वहां पे छोटी की मात्रा, या धम लिपि वहां पे बड़ी की मात्रा। इस तरह अच्छा 3 शब्दों का प्रयोग किया लिपि के लिए। और ये भाषा इसकी प्राकृतिक पाली है। ब्राह्मी लिपि एक्चुअली ये नामकरण किया गया है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया तत्कालीन समय में। लेकिन उस समय देखा जाए, यह ब्राह्मी शब्द सम्राट अशोक के अभिलेखों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो अच्छा ब्राह्मी लिपि का कॉन्सेप्ट है, उसका पूरा का पूरा जो स्रोत है ब्राह्मी लिपि का, वो सम्राट अशोक के अभिलेख है। और सम्राट अशोक के अभिलेख जो कहते हैं कि यह धम्म लिपि है, इसलिए हमको इस लिपि को प्राचीन इतिहास के कारण या प्राचीन जो हमें साक्ष्य मिले हैं आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के कारण, इसको धम्म लिपि ही पुकारा जाना चाहिए, या प्रचलन नाम इसका ब्राह्मी लिपि कह सकते हैं। लेकिन साहित्यिक रूप से और प्राचीनता के आधार पे जो पुरातात्विक नाम इसका धम्म लिपि ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये आपका ये जी कहने का मतलब है कि जो प्राकृत और पाली है वो भाषाएं हैं, और जब इन भाषाओं को लिपिबद्ध किया गया तो उसे हम धम्म लिपि कहते हैं। तो धम्म लिपि में। जी ठीक बिल्कुल। है। इसी संदर्भ में आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, कि हमें जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, आप भारत सरकार के किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, या फिर व्यक्तिगत तौर जो बाकी की जो और जो लेखक हैं या इतिहासकार हैं साहित्यकार हैं, या फिर राज्य सरकारें हैं, जी उनकी सभी किताबों में, या फिर हम कोई भी कंपटीशन के लिए एग्जाम देते हैं उस समय भी, हमें जब प्राचीन भाषा की या प्राचीन भाषा के बारे में अगर पूछा जाता है तो हमें बताया जाता है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। इस विषय में मैं जी। चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। तो एक्चुअली भाषा बहुत पुरानी रही है संस्कृत, लेकिन जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जी वो सम्राट अशोक की जो लिपि है, जिसकी भाषा प्राकृतिक है, इस लिपि के जो अभिलेख गिरनार में ही मिले हैं, चतुर्दश शिलालेख, तो जी लगभग 416 साल बाद, लगभग 150 एडी में जी। रुद्र दमन का पहला अभिलेख हमें संस्कृत में देखने को मिलता है। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों से लगभग 400 साल बाद का है। अच्छा तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें संस्कृत का जो उद्भव मिलता है, वो बहुत बाद का है। उसके अच्छा। पहले जो भाषाएं प्रचलन में थी, प्राकृतिक और पाली थी। और संस्कृत शब्द ऐसे उसको शब्द में ही उल्लेखित है, संस्कृत संस्कारित, बाद में संस्कारित हुआ है। और पुरातात्विक साक्ष्य भी यही कहते हैं कि बाद में उत्पन्न भाषा है। और इसका अभिलेख जो पहला अभिलेख जो क्लेम किया जाता था ऐतिहासिक रूप से, वो जी 150 एडी का है, ईसा के 150 साल बाद का है। जी। मतलब सम्राट अशोक के अभिलेख से लगभग 400 साल बाद का है। तो मत- हमें प्राकृतिक या जो है ऐतिहासिक तौर पर प्राकृतिक भाषा पुरानी है, पाली भाषा पुरानी है। कालांतर में बाद में बाकी भाषा डेवलप हुई है। कि हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बात कर रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बात आपको मानना भी पड़ेगा। अच्छा सर, ये यहाँ पर जो एक ये कहें कि जो बहुजन समाज है, SC ST OBC के जी कुछ लोग, मैं सभी लोगों की जी बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों की बात करूंगा, जी। वो लोग तो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि जो संस्कृत है वो बहुत प्राचीनतम भाषा नहीं है, जिस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है कि ये सभी भाषाओं की जननी है। नहीं नहीं, पुरातात्विक के साक्ष्य इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। प्रातात्विक साक्ष्य प्राकृतिक और पाली को ज्यादा प्राचीन मानते हैं। चलिए, किसी भी वस्तु की या किसी भी संस्कृति की या किसी भी भाषा की जी प्राचीनता उसके उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मानी जाती है। और हमें प्रातात्विक साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते। भाषा मतलब इसको। पुरानी रही है, लिपि की जो अध्ययन हुआ है वो बहुत बाद में इसको स्वीकार किया है। और अभिलेख भी बहुत बाद के प्राप्त होते हैं हमें। तो प्राकृतिक भाषा बहुत पुरानी है। प्राकृतिक भाषा से और धम्म लिपि जो सम्राट अशोक की समय काल में विकसित हुई है, इसी लिपि से बाकी लिपियां जितनी भी भारतवर्ष की भाषाओं की लिपियां हैं, यहीं से उनका उद्गम हुआ है। जो वैज्ञानिक प्रक्रिया धम्म लिपि में लेखन शैली है, स्वर व्यंजन और जिस प्रकार मात्रा लगाने का, मात्रा स्थापित करने का जो प्रक्रिया धम्म लिपि में है, वो भारतीय मूल की भाषाओं की लिपियों में भी है। इस अच्छा प्रकार जैसे ऊ और बड़ाऊ की मात्रा अक्षर के निचले भाग में लगाई जाती है धम्म लिपि में, भारतीय मूल की समस्त भाषाओं की लिपियों में ऊ और बड़ाऊ की मात्रा नीचे लगाई जाती है, और शेष मात्रा है अक्षर के ऊपरी भाग में लगाई जाती है। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी जो अशोक काल में जो धम्म लिपि ने अपना स्वरूप विकसित किया है, जी बड़ा वैज्ञानिक है। और उस वैज्ञानिक स्वरूप को आज की भाषाओं की लिपियों ने भी अपनाया है, उसमें हम आज भी बदलाव नहीं कर पाए। जी सर, बेसिकली
सभी दर्शकों को मैं यहाँ पे बता दूं कि जो संस्कृत भाषा है उसके कोई भी पुरातन सबूत नहीं मिलते हैं। आप आस्था के आधार पर उसको चाहे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक सबूतों की बात करेंगे तो उसके आधार पर धम्म लिपि सबसे पौराणिक, सबसे प्राचीनतम लिपि है अभी आज के समय तक। जब तक उसके सबसे और कोई, प्राचीन पठनी लिपि है, बिल्कुल। हाँ, जब तक उसके और कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं आते तब तक हम नहीं कह सकते कि संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। सर मेरा, ये इतिहासकारों ने माना इस बात को। हाँ, लेकिन अपने भारत में सर जी ये जी। समस्या है ना कि लॉजिक, इतिहास से कोई मतलब नहीं होता लोगों को। उनके जो मन में आता है वो उसको ज्यादा वो तवज्जो देते हैं, जो उनके धर्मों को सूट करता है वो उस पे आधार पर ही बात करेंगे। सर यहाँ पर एक मैं ये मेरे मन के अंदर ये हमेशा से एक जिज्ञासा रही है कि कहीं कहीं हमने ये पढ़ा है, क्योंकि आप इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, कि सम्राट अशोक ने कुछ 80,000 या 8 लाख या 8,000 इस तरह के अलग अलग फिगर्स मैंने पढ़े हैं स्तूप बनवाए थे। तो इसका एक आप मुझे जी। व्यवहारिक आंसर बता पाएंगे कि कितने स्तूप बनवाए थे और बाद में उन स्तूपों के साथ क्या हुआ? क्योंकि आप इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। है और 2000 उस समय के तत्कालीन जो अर्हत हैं बौद्ध स्तूप, उनके मिला के कुल 84,000 स्तूपों का संकलन था। उस जी 84,000 की संख्या को लेकर ही सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। और पूरे जी भारतवर्ष में, भारतवर्ष की जो वर्तमान सीमाएं हैं इससे कहीं गुना ज्यादा उस समय भारतवर्ष का एरिया था। जी उस समस्त एरिया में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक के द्वारा भगवान बुद्ध के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ये हमें आज सीमा जो शिलालेख प्राप्त होते हैं, ये जी शिलालेख उसी अभियान का, उसी धम्म का प्रसार का ही भाग है। ये जी हमें चतुर्थ शिलालेख कई जगह भारत में भी, कालसी देहरादून के पास, गुजरात में गिरनार, उड़ीसा में आपका धौली चौगढ़, आंध्र प्रदेश में एरनगुड़ी, कर्नाटक में सन्नती, नाला सोपारा महाराष्ट्र में, या पाकिस्तान में साहिबाजगढ़ी मानसेरा, जी। कांधार अफगानिस्तान में। इस तरह से कई शिलालेखों का संग्रह प्राप्त हुआ है। जी इस शिलालेख ऐसी ही जगह पर स्थापित किए गए होंगे। शिलालेखों में बड़े शिलालेख या छोटे शिलालेख या स्तंभ लेख या बड़े स्तंभ लेख, इस तरह से या गुहा लेख भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह से ये निर्माण कार्य उस काल में किए गए हैं। अब एग्जैक्ट संख्या उस समय क्या बनाई गई थी, जी। कितने निर्माण किए गए थे, वो जो साहित्य के आधार पर हम कह सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह से पत्थर के ऊपर हमें लेखन में नहीं मिला कि एक्चुअल संख्या उस समय कितनी। अच्छा, मतलब कि इसका कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है कि 84,000 बनाए गए थे। साहित्यिक के रूप से आप कह सकते हैं, साहित्यिक के रूप अच्छा, से किताबों में वर्णित है ये चीजें। किताबों में, लेकिन शिलाओं के ऊपर या प्राचीन शिला या प्राचीन गुफा के ऊपर इस तरह से हमको संख्यात्मक विवरण नहीं मिला है। संख्यात्मक विवरण नहीं मिला है, यानी साहित्य में जो दर्ज है उसके अनुसार जी एक जी अनुमान लगाया गया है कि चौरासी जी हजार जी। स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए निर्माण थे जी अपने जी काल में, जी। अपने शासन काल में। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार या फिर देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, या जो बुद्धिस्ट के नाम पर या बुद्ध के नाम पर या सम्राट अशोक के नाम पर अलग अलग जो कुछ संस्थाएं चला रहे हैं, क्या उनके द्वारा इस चीज के ऊपर खोज करने की कोशिश नहीं की जा रही या नहीं की गई पहले, कि इसका एक व्यवहारिक उत्तर सभी के समक्ष लाया जाए कि एक्चुअल में ऐसा था या नहीं था? एक्चुअली ये समय के साथ में सब चीजें सामने आएंगी। हो अच्छा। सकता है कुछ भविष्य में इस तरह का हमें अभिलेख भी मिले। जी क्योंकि स्टडी के अनुसार जो बौद्ध काल, जो सम्राट अशोक के काल में या मौर्य काल में कहें, जितने जी। भी निर्माण कार्य हुए हैं, वो निर्माण कार्य लगभग एक स्टडी के अनुसार एक अनुमान है कि जमीन से 17 फीट नीचे तक समा गए। जमीन से मतलब जो 17 समय के फीट नीचे? स्ट्रक्चर्स है 17 फीट नीचे तक चले गए। तब अच्छा। 17 फीट नीचे खुदाई हो, फिर उसके और नीचे खुदाई हो, जब उनके मूल तह तक आप पहुंच पाएंगे। ये अच्छा। इतनी खुदाई करना के लिए वाकई एक दुरूह कार्य होगा कि भविष्य में इसकी ऐसी कोई तकनीक विकसित होगी जमीन के नीचे के बिना खुदाई किए हम वहां से आकलन कर सकें। तो हो सकता है भविष्य में इस तरह का सटीक आकलन हो सकेगा। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन हैं या पानी में डूबे हुए हैं या जमीन अच्छा। में समाये हुए हैं, उनको हम बिना खोदे तकनीकी विशेष ज्ञान के आधार पर उनका आकलन कर सकते
उसमें सब चीजें बाहर आएंगी और जी सब जितने भी संस्थाएं या जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो भी जी बुद्धिजीवी कार्य कर रहे हैं, जो भी शोधार्थी कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और सबके अपने अपने रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। हमें बस सकारात्मक रहना चाहिए, इनके रिजल्ट भविष्य में सकारात्मक ही रहेंगे और जो एक ज्ञान या जो एक विरासत खोई हुई है पुनः वो जी जीवित होगी, पुनः प्रचलन में होगी, लोगों की नजर में आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसा होगा भी। यानी कि आपके आपके कथन के अनुसार मैं ये अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आज की डेट में तकनीक के अभाव में हम उन सारी दबी हुई चीजों को नहीं निकाल पा रहे हैं, या नहीं समझ पा रहे हैं, या नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो कुछ भी है वो केवल इसलिए क्योंकि हमारी तकनीक अभी इतनी विकसित नहीं है। लेकिन भविष्य में जब हमारी तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी तो जमीन के नीचे जो दबा हुआ सच है वो बाहर जरूर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मेरा आपसे सर अगला प्रश्न रहेगा कि आप जी जी इस किताब में एक आरोप लगाते हैं कि पाली जी भाषा के ऊपर जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं है। जी तो इस संदर्भ में जी। ये आरोप बुद्धिजीवियों के ऊपर है या फिर सरकारों के ऊपर है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं तो बुद्धिजीवियों के ऊपर लगाऊंगा, इतिहासकारों के ऊपर लगाऊंगा, जी जो इस विधा में जो इस में अपना दखल रखते हैं, उन जी सभी पर लगाऊंगा। एक्चुअली जितने भी इतिहासकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, शोधार्थी हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जी जब इस लिपि का अध्ययन बहुत पहले कर लिया गया तो इतिहासकारों की महत्वपूर्ण रोल अदा हो सकता था, अदा करना चाहिए था, उनको जो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था वो कर्तव्य नहीं निभाया गया है। उसको हम जैसी हमारी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, हम जैसी युवाओं को आगे आना पड़ेगा और कोई जी ज्यादा दुरूह कार्य नहीं है। आप और हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पुरखों की विरासत है और बहुत ही सहज और सरल लिपि है, बहुत सरल सहज भाषा है, पाली और प्राकृतिक भाषा। हम इसको स्वयं पढ़ें और अपने आसपास जितने भी लोगों को प्रेरित करें, लिपि को सीखें, आपको खुद ही ये एक बहुत आनंद की अनुभूति होगी। बिल्कुल सर। इतनी मैं प्राचीन भाषा जो शिलाओं पे आप देखते हैं तो बड़ी टफ नजर आती है, बहुत ऐसा वो बहुत कठिन होगी, रूह होगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसके अक्षर ज्ञान से आप वाकिफ होते हैं, अक्षर ज्ञान जब सीखते हैं, तो वही भाषा आपको बहुत सरल नजर आने लगती है। तो आप और हम, हमारी ये युवा पीढ़ी इसमें आगे आए, शोधार्थी आगे आए, ये भाषा पुनः, ये लिपि हमारे बीच में पुनः चहलकदमी करने लगेगी, पुनः हमारे सामने इसके किताबें, इसके जो प्राचीन अभिलेख हैं, उसी मूल भाषा में, मूल लिपि में पुनः उपलब्ध होने लगेगी। बिल्कुल सर, देखिए आज की डेट में जहां तक मैं देख रहा हूँ कि कुछ युवा सामने आ रहे हैं और वो बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य भी कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, जी साहित्य का क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे सभी जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके लिए उन युवाओं के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुजनों को एक सूत्र में लाने का काम करे, या फिर संगठित, जो बाबा साहब ने जो कहा है कि संगठित बनो, उसके विषय के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें, जिससे कि एक सभी को यह समझ में आए कि किस वजह से बाबा साहब ने कहा कि हमें संगठित रहने की जरूरत है। सभी युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, सभी भारतवासियों को, सभी जो भी जिस फील्ड में कार्य कर रहा है वो उत्कृष्टता को छू, जी विद्यार्थी है, शोधार्थी है, वो अपनी उत्कृष्टता से कार्य करे, या जो भी जो युवा अपने दूसरे विधा में या राजनीति में दखल रखते हैं, दूसरे विधा में दखल रखते हैं, यदि आप अपनी जो विधा में आप अपना जो समय खपा रहे हैं उसको उत्कृष्टता तक ले जाएंगे, अपना समय अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। यदि आप किसी विषय में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सपर्टनेस तो हमें चाहिए ही, किसी भी विधा में हो, एक्सपर्टनेस आपके आप अंदर आएगी तो ऑटोमेटिक आपके अंदर संगठित होने की भावना भी आएगी और उसको जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे उसको फैलाने की भावना भी आएगी। ज्ञान ये सब तरफ फैलेगा, ऑटोमेटिक आपकी जो विरासत है पुनः जीवित होगी। आप में एक जो हीनता का भाव भरा गया है, वो हीनता का भाव अपने आप दूर होगा। हमें ये हीनता का भाव श्रेष्ठता से दूर करना पड़ेगा, ये धम्म से दूर करना पड़ेगा। इसमें आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, ये आरोप के बाद ही आप एक दो पग चल सकते हैं, कुछ कदम चल सकते हैं, जी लेकिन आपको लंबी छलांग लगाना है, लंबे आयाम स्थापित करने हैं, तो आपको अपनी मेहनत से नए आयाम, नए सोपान खुद गढ़ना पड़ेंगे। जिस प्रकार
उस समय तत्कालीन समय में इस प्रकार की लिपियां, इस प्रकार का ज्ञान जो हमारे पुरखों ने विकास किया था उसको आज भी हम स्थापित करते हैं। और जी आप जिस तरह का जो सांस्कृतिक विरासत हमारे पुरखों की रही है वो जी यदि आप भी स्थापित करते हैं तो जो हिंसा की भावना बेवजह बलपूर्वक भरी गई है, छल पूर्वक भरी गई है, तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। एक्चुअली हमारी जो पीढ़ी है बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों की, वैज्ञानिक लोगों की पीढ़ी है। ये हमारा इतिहास हमें बताता है। विश्व को यह ज्ञात है, विश्व के बुद्धिजीवी ये सब जानते हैं। तो हम अपनी जो पुरानी विधाएं हैं उनको पुनः जीवित करें, उनमें अधिक से अधिक समय दें, अधिक से अधिक उसका अध्ययन करें, उसको प्रचारित करें, प्रसारित करें और हमारा वर्तमान को उससे जोड़ें। ऑटोमेटिक आपके अंदर जो भी नकारात्मक छवि आपकी गढ़ी गई है, आपके अंदर भरी गई है, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। भाई यदि आप लिपि की बात करें, लेखन का जो विकास है, जो जी कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटीज, इतने स्कूल चल रहे हैं, लेखन की वजह से चल रहे हैं ना। लेखन नहीं होता तो आपके पास ढेरों जो किताब है, एक भी किताब नहीं होती। जाहिर लिपि सी का बात। विकास आपके पुरखों ने किया है, आपके पूर्वजों का विकास। तो आप इसको अपने अंदर समाहित करिए कि आप उसको अपने से जोड़िए। ऑटोमेटिक उस युवा प्राचीनता से जोड़ेंगे, उसकी विरासत से अपने आप को जोड़ेंगे, तो अपने आप उनमें संगठित होने की, उनमें जो बिखराव है वो अपने आप दूर होगा और संगठित होकर एक नए मुकाम पर हम अपने समाज को, हम अपने देश को पहुंचा सकते हैं। सर अंत में क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, मैं आखिरी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि हम्म। आज की डेट में जब कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति किसी पद पर आसीन होता है तो वो समाज को भूल जाता है। वो समाज के लिए कोई भी कार्य करने का इच्छुक नहीं होता। उनकी नजर में समाज के लिए कार्य केवल इतना है कि बाबा साहब की जयंती पर 100 या 200 रुपए का चंदा दे देना। उस दौर में आप ना केवल साहित्य जगत में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि बहुजन लोगों के जो पुरानी जो विरासत है उसको उखाड़ कर लोगों के सामने रख रहे हैं कि ये आपकी विरासत है। इस कार्य को करते वक्त आपके सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, या आपको लगता है कि इस काम को करते रहने से मेरे सामने ये चैलेंज आ सकते हैं आगे भविष्य में? नहीं, ये तो एक्चुअली टोटल शिक्षा का क्षेत्र है जी और शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिकारिता होती है अपनी कला, अपनी शिक्षा और अपने जी इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए। बिल्कुल। एक्चुअली ये कार्य मैं कोई बहुजन समाज के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक समाज विशेष के लिए नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ये हमारे भारत का गौरव है, ये सभी जी भारतवासियों को उस पर हक है। जी। ब्रह्मलिपि कोई आपकी वर्ग विशेष तक आप सीमित नहीं कर सकते। भाई अच्छा। ब्रह्मलिपि का जो ज्ञान है, अशोक के ज्ञान है, अशोक के उसूल थे, उसको उसूल पढ़िए आप, उनके हाँ। सिद्धांत पढ़िए। ये पूरे मानवता के लिए कल्याणकारी है, न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि पूरे विश्व समुदाय के लिए कल्याणकारी। मतलब और आप। आपने कहा जो बहुजन के कुछ समाज के जो हाँ। उच्च वर्ग पे आसीन हो जाते हैं, जी जी। चलिए उन लोगों को मैं ज्ञान की कमी होती अच्छा। है। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा विशेष या कुछ ज्ञान विशेष कारण पद भले उच्च हासिल कर लेते हैं, हम्म। लेकिन उनमें जो उनकी जाति के लेकर उनमें हीनता की भावना हो, कुछ तो अपनी जाति छुपाव के कारण ही उसमें इस तरह के कार्य से बचते रहते हैं। अच्छा। यदि उनमें प्रॉपर उनका इतिहास उनसे उनको रूबरू कराया जाए, अच्छा। उनको प्रॉपर उनकी विरासत से रूबरू कराया जाए, उनकी जो उनमें एक छुपाव की भावना भरी हुई है, उससे दूर हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। जबकि आपका जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, जी। बहुत ही विरासतपूर्ण रहा है। भाई उसका पढ़िए, उसको विश्व इतिहास में आपकी पूछ परख है। आप विश्व समुदाय भारत के इतिहास की ओर झांकता है, देखता है, उसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। जी सर। भाई हम भारत जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु क्यों कहलाया? बुद्ध के कारण कहलाया। सम्राट अशोक का शासन काल इतना अच्छा रहा है कि विश्व समुदाय में उसकी अलग परख बनी है, अलग समझ बनी है। और विश्व समुदाय में भारत ने बुद्ध धर्म को दान दान किया है। पूरा आपका एशिया अधिकार, जो आपका दक्षिण एशिया या साउथ ईस्ट एशिया को देखिए आप, और आगे जापान कोरिया को देखिए, पूरा बुद्ध धर्म भारत से लिया हुआ है, भारत का ऋणी है। तो आप यदि पूरे इतिहास में उतरेंगे तो भारत देश में हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत सी गौरवपूर्ण चीजें हैं, इसको अभी तक एक्चुअली सामने प्रॉपर तरीके से लाई नहीं जाती। यदि हम प्रॉपर तरीके से उसको लाएंगे तो जो उस तरह का आपने कहा छुपाव करके रहते हैं, जो भी हाँ हाँ। सामने नहीं आते हैं,
यदि प्रॉपर उनके पास इतिहास की समझ प्रॉपर उनको बताई जाए, इतिहास प्रॉपर उनको समझ परोसा जाए, तो वो ऑटोमेटिक सामने आएंगे और वो भी कार्य करने लगेंगे। ये तो सर आपकी सोच है कि आप जो काम कर रहे हैं आप नहीं समझते कि ये केवल एक वर्ग विशेष या समाज विशेष के लिए है, या बल्कि ये पूरे भारत समाज के लिए, भारत वर्ष के लिए है। लेकिन फिर भी ऐसा कई जगह देखा और पाया जाता है कि जो बुद्ध से रिलेटेड या सम्राट अशोक से रिलेटेड या बाबा साहब से रिलेटेड कोई भी बात होती है, कोई चीज होती है, कोई विचार होते हैं या उनका साहित्य है, उसको एक वर्ग विशेष से जोड़ दिया जाता है। तो मुझे ये मतलब अज्ञानता है जिस तरह से जोड़ते हैं। जी, और महापुरुष साहित्य या ज्ञान कोई वर्ग विशेष का नहीं होता। नहीं होता क्योंकि ज्ञान पूरे मानव समुदाय के लिए है। जी, वो यदि इस तरह से जोड़ते हैं तो उनकी कहना चाहिए उनका अज्ञानता है, उन्हें ज्ञान नहीं इस बात का। ज्ञान कभी एक समुदाय से नहीं माना जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतने अच्छे तरीके से इन सारे पहलुओं पर बात रखी अपनी, और बताया कि किस तरह से इतिहास भारत का इतना गौरवशाली रहा है और उसको समझने में धम्म लिपि किस तरीके से बहुजन समाज या कहें कि पूरे भारतवर्ष की मदद कर सकती है। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर, कि आप आए और आपने इतना अपना कीमती समय बहुजन साहित्य के यूट्यूब चैनल को दिया। धन्यवाद सर।